नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन आप सभी लोगों को जूनियर लेवल के कराने वाला हूं 6 to 8 के लिए, जो पेपर के लिए उपयोगी साबित होंगे। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी, जहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो जानकारी बताने योग्य होगी, जहां से क्वेश्चन फंसने योग्य होगा, वो सभी एक एक जानकारी आपको बताऊंगा, ताकि पेपर के समय सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। और यूपी टेट में बिल्कुल सिंपल सरल साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के आपसे पूछे ही नहीं जाते हैं। सिलेबस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। मैं आपको करा देता हूं ताकि आप लोग समझ सको। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, मरुद्यानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से केले और अनानास की खेती की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन होते हैं दोस्तों? जहां पर तापमान अधिक होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसलिए पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कौन से फल उगाए जाते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, खट्टे रसदार फल उगाए जाते हैं। जैसे नींबू की मैं बात कर लूँ, नींबू हो गया, जैतून आपका इसी में आ जाता है, जैतून, संतरा, ये सभी मुख्य तौर पे खट्टे फल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश से की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। फलों के लिए भूमध्य सागरीय को जाना जाता है। केले अनानास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। मरुद्यान क्या होता है? रेगिस्तान में मरुद्यान आपके बन जाते हैं, जहाँ पर पानी या झील होता है, वहाँ पर आपकी खेती भी की जाती है, ठीक, वो मरुद्यान होता है। आपको सारी जानकारी मैंने बता दी। आगे मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय यूरोपीय भाषा, जिसको इंडियन आर्यन के नाम से जानते हैं, भारतीय आर्य सर्वाधिक भारत में भाषा बोली जाती है। द्रविड़ भाषा आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में या आपके दक्षिण भारत में बोली जाती है। द्रविड़ कहाँ पर बोली जाती है? द्रविड़ आपके दक्षिण भारत में बोली जाती है, परंतु भारतीय आर्य संपूर्ण उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं? दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बंगलोर तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? जवाब आपका हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। दोनों ही नगर आपके कहाँ पर हैं? दोनों ही नगर आपके एपी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में है, दक्षिण भारत में है। इनको जुड़वा नगर बोला जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पर मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर यूपी में नहीं, केरल में भी नहीं, असम में भी नहीं, जम्मू कश्मीर से मिलता है। यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। केरल आपके मसालों के लिए है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन सभी के लिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है आपसे, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22 भाषाएं आपकी स्वीकृत हैं। कितनी? 22 आपकी स्वीकृत हैं। पहले 14, फिर 8 इसमें जोड़ दी गई, कुल मिलाकर के 22 भाषाएं प्रेजेंट टाइम में आपकी हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर आप लोग देखो, बॉम्बे हाई संदर्भित करता है। बॉम्बे हाई दोस्तों ये एक तेल क्षेत्र है। कहाँ का तेल क्षेत्र है? महाराष्ट्र, मुंबई का तेल क्षेत्र है ना। बॉम्बे हाई पेट्रोल के लिए फेमस है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तटवर्ती तेल क्षेत्र, अपतट तेल क्षेत्र। पहला जवाब सही है आपका, अपतट तेल क्षेत्र है ये, है ना। पहला करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सी जगह बताओ? पांडिचेरी। अरविंद आश्रम, वही अरविंद घोष जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, और ठीक है ना, उन्हीं की बात यहाँ पर की गई, पांडिचेरी से संबंधित है। अगला यहाँ पर कहता है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में आया। अगला देखो, महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक वेद व्यास थे। कौन थे? वेद व्यास थे।
अब पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कुछ प्रमुख व्यक्तियों से, जैसे कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, और भी कई मुख्य व्यक्ति हैं जहां से पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो एक बार एक नज़र करके आपको इन सभी के बारे में बता देता हूं, ताकि 1 नंबर आपका पक्का हो जाए लेखक और उनकी किताबों से जुड़ी हुई प्रमुख रचनाएं। यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको समझ लेना बहुत उपयोगी है। रामायण और महाभारत। रामायण की रचना दोस्तों किसने की? वाल्मीकि ने की रामायण की रचना। और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, जो कि तत्कालीन समाज के विषय की स्थिति को दर्शाता है। उसके बाद अर्थशास्त्र आपसे पूछा भी जाता है कई बार। चाणक्य की किताब है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, है ना, जो मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति बताती है। अर्थशास्त्र किताब। एक किताब आपकी 12वीं शताब्दी की जो राजतरंगी के नाम से जानी जाती है, कलहड़ की किताब है। कलहड़ एक कश्मीर का विद्वान जिसने कश्मीर का इतिहास 12वीं सदी का लिख दिया। ये पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है कि 12वीं सदी का इतिहास किस किताब में लिखा है? राजतरंगी किताब में लिखा है। इंपॉर्टेंट किताब आपकी एक इंडिका है। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मौर्य शासन की जानकारी इंडिका किताब से मिलती है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो चुका। और भी रचनाएं हैं उनको भी बताता हूं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी और भी है, जैसे कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम पेपर में अभी आपको बता दूंगा, आगे पूछा भी गया है। रघुवंशम भी कई बार आई है, कुमार संभवम भी आई है। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, ये इंपॉर्टेंट आपकी है। और जितने भी मित्रों को वाकई में पेपर क्रैक करना, यूपी टेट लेवल 2 जूनियर है आपका, 6 से 8 तक का है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है। कुछ भी अलग से किसी का वीडियो वगैरह, कोई सी भी किताब आपको एसएसटी के लिए नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप लोग मेरे ऊपर पूरी एसएसटी छोड़ दो, मैं पूरा कंप्लीट आपको करा दूंगा। और जितने भी लोग थोड़ा अधिक मेहनत करना चाहते हैं, पेपर को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो उनसे मैं कह दूं, ठीक है ना, नए मित्र जिनके पास नोट्स नहीं है एसएसटी के, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके यही नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हो। इन नोट्स में टू द पॉइंट चीज़ें लिखी गई हैं, इधर उधर का फालतू का कंटेंट एक भी पॉइंट नहीं लिखा गया है। जितना आपका सिलेबस में दिया गया है उतने सभी टॉपिक आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स रहेगा, पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है जहां से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए सारी चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाएगी, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यूपी टेट का जो पेपर सामाजिक विज्ञान से आपका पूछा जाता है 60 नंबर का, वो आपके SCERT से पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के 6 to 8 यूपी बोर्ड की किताबों से। उन सभी का नोट्स मैंने तैयार कर दिया है, इसको आप लोग ले सकते हो। नोट्स का प्राइस अभी 299 रुपये में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और जितने भी मित्रों को सीटेट का भी पेपर देना है तो वो लोग कॉम्बो में नोट्स लेंगे तो 200-300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 399 रुपये में दोनों कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। सीटेट का भी मिल जाएगा और यूपी टेट का भी मिल जाएगा। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज अवश्य आप लोग कर लेना। और कुछ नाटक काव्य ग्रंथ यहाँ पर भी दिए गए हैं, इनको भी समझ लो। जैसे बाल रामायण के लेखक कौन है? राजशेखर। किरातार्जुनी किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने लिखी है। ठीक है ना। राजतरंगी बता चुका हूँ, कलहड़ की किताब है, पेपर में कई बार आया है। जयदेव की किताब कौन सी है? गीत गोविंद। शिशुपाल का वध किसकी किताब है? माघ की किताब है। ये इंपॉर्टेंट लगभग जितने भी सिलेबस में आपकी किताब, ग्रंथ, नाटक कुछ भी दिया गया था, काव्य रचनाएं, उन सभी को मैंने बता दिया, कोई भी मैंने चीज़ आपसे छोड़ी नहीं। तो नोट्स आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिल जाएंगी, सारी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको ले सकते हो जल्दी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी नदी भारत से ही उद्गमित होती है। नर्मदा आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी से। ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत की नहीं है, ठीक है ना, गलत। और गंगा सभी को पता, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। तो भारत में उद्गम किसका नहीं है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है ना। मेरे प्रिय मित्र, एक नज़र पे इस पर भी डाल लो आप लोग। कुछ नदी हैं, उनके उद्गम स्थल और कहाँ से गुजरती हैं,
जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं जाता है क्योंकि सिलेबस का ही पूछेगा। जैसे सिंधु नदी तंत्र में बात करूं, सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत में मानसरोवर है। तो ये भारत में उद्गम नहीं है इसका, क्योंकि ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। इसकी सहायक नदी झेलम है, चिनाब है, सतलज है, रावी है, ब्यास है, ये सहायक नदी हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में ये नदी का फैलाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद गंगा नदी तंत्र को समझ लो। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद से है। इसकी सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी नदी आदि हैं गंगा की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझ लो। उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट है। इसकी सहायक नदियां लोहित, दिबांग, तिस्ता, ये नदी है आपकी, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश व असम में इनका विस्तार पाया जाता है। नोट डाउन में एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी टेट में भी पूछा गया। इस पॉइंट को स्किप बिल्कुल कतई भी मत कर देना। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में बहती है। कहाँ से? चीन, भारत, बांग्लादेश, 3 देशों से बहती है। चीन में से सांगप्पो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगप्पो के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में मेघना या जमुना के नाम से इसको पुकारा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ गंगा की बात की गई है। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? तो पद्मा इसको बोलते हैं, ठीक है ना। सारा पॉइंट क्लियर कर दिया और उसके बाद कोई चीज़ बताने को है ही नहीं। और एक नदी और है आपकी नर्मदा, तापी। ये किस ओर बहती हैं मित्र? ये पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में ये जाकर के गिर जाती हैं, ठीक है ना। 2 नदियाँ यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो नोट्स आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का आंसर। इस आंसर को मैं नहीं बताऊंगा आपको, तो फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसकी याद में कराया था? शाहजहां ने कराया था, लेकिन अपनी पत्नी की याद में कराया था। उसकी पत्नी का नाम कमेंट बॉक्स कमेंट कर दो, बस उत्तर आपका सामने हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके थे। उसके बाद लाल किले का निर्माण किसने करवाया? बताओ। लाल किले का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने लाल किले का निर्माण आपके करवाया। अगला देखो, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? 24 महान आचार्य, कितना सरल क्वेश्चन, सभी को पता है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो जैनिज्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ होता है उस पार ले जाने वाला, भवसागर से पार ले जाने वाला, नदी में नाव की तरह तैराकर उस पार करने वाला तीर्थंकर का अर्थ होता है। तो 24 इसमें तीर्थंकर हुए। अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनको वर्धमान के नाम से जानते। महावीर अर्थात वर्धमान इनके बचपन का नाम है ना। वहाँ से क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अगला देखो, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के पोखरण में हुआ था, है ना। किस नाम से जाना गया? तो शक्ति 1, टॉर्नेडो, चगाई, हंसते हुए बुद्ध, लाफिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है आणविक परीक्षण पोखरण 1974 को। अब देखो आगे मित्र, यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा था शाकुंतलम किसकी रचना है, तो हमने आपको बताई कालिदास की रचना है, शाकुंतलम है, और रघुवंशम है, कुमार संभवम भी कालिदास की रचना है। भारवी भास की रचना है। कंबन को मैं नहीं अभी बताया, अभी आपको बता देता हूँ, है ना, ठीक है ना। तो कंबन इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष की रचना क्या है बताओ? अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित। क्या है बताओ? बुद्ध चरित किसकी रचना है? बुद्ध चरित आपकी हो जाएगी अश्वघोष की रचना। कंबन इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। इसको यहाँ पर कंबन की रचना अभी मैं बता देता हूँ। राइट आंसर आपका कालिदास यहाँ पर आपका हो जाएगा। आखिरकार मैंने कंबन को ढूंढ ही लिया जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंबन द्वारा लिखित
एक रामायणम है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। जैसे अपने उत्तर भारत में वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की फेमस है, उसी प्रकार की एक रामायणम जो कि दक्षिण भारत की रचना है, जिसको कंबन ने लिखा है, वो फेमस आपकी है ना। एक और व्यक्ति है, महान संस्कृत कवि है दंडी पल्लव। दंडी पल्लव हैं, इनको भी जान लो लगे हाथ। दंडी पल्लव जो थे ये राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में रहा करते थे, ठीक है ना। जो बताने को था वो तो मैंने ढूंढ के आपको बता ही दिया, अब आगे मैं बात कर लेता हूं। अगला यहां पर है राणा सागा, संबंधित है, मेवाड़ शासक थे राणा सागा। अगला यहां पर है भाई, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष, द ओल्ड ग्रैंड मैन के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय ये पंजाब से थे, ये गरम दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। तो मराठों को पराजित किसने किया था? अफगानों ने पराजित किया था। कौन था? अब्दाली, है ना, अब्दाली ने। अब्दाली एक अफगानी था, ठीक है ना। ये लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी, 14 जनवरी 1761 में। शाह अब्दाली अफगानी था, इसने किसको हरा दिया? मराठों को हरा दिया था। अहमद शाह अब्दाली, पूरा नाम इसका क्या है? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना, अफगान आक्रमणकारी था। नेक्स्ट, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए। अब मैं आपसे एक सच्चाई की बात करूं, ये पंचशील से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि मित्र जो आपका सिलेबस जो दिया गया है ना, वो SSCERT का है। अब 6 से 8 तक की जिसकी हिम्मत हो तो वो किताब पढ़ ले, ना हिम्मत हो तो मैं बैठा हूं उनकी मदद करने के लिए, नोट्स ले सकते हो किताब से। अब पंचशील पूछा गया, अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पंचशील का क्वेश्चन बना है। तो पंचशील बताओ, नेहरू झवेलाई, नेहरू और मुंडेला के बीच में तो ये पंचशील समझौता हुआ था, नेहरू और जो एन लाई के बीच में, ठीक है ना। कब हुआ था, अब क्यों हुआ था, इसमें 5 सिद्धांत कौन थे, उनको मैं अभी आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले पॉइंट को समझ लो। पंचशील, प्रधानमंत्री नेहरू थे उस दौरान। 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। पंचशील हमारी विदेश नीति के आधार हैं। तो 5 कौन कौन से? एक दूसरे की राज्य की सीमा प्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, शांति का पालन किया जाएगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं दी जाएगी, हस्तक्षेप नहीं होगा, समानता व पारस्परिक लाभ का ध्यान रखा जाएगा। ये 5 सिद्धांत हैं आपके, जिसको पंचशील बोलते हैं, नेहरू के द्वारा आपका दिया गया है, ठीक है ना। दक्षेस को भी समझ लो, इसी में है आपका सिलेबस में। 1985 में दक्षेस 7 देशों से मिलकर के बना था। इसको सार्क भी बोलते, इसका मुख्यालय काठमांडू में है ना। 2005 में अफगानिस्तान शामिल हुआ। वर्तमान में कुल दक्षेस या सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये देश आपके शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ संविधान की सरकार मतलब कि संविधान की शर्तों के अनुसार चलने वाली सरकार आपकी संवैधानिक सरकार होती है। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो राजस्थान ने सबसे पहले किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्यों ने, पल्लवों ने, राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने। अब आपके सिलेबस में कुछ मंदिर भी दिए गए हैं, है ना, पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग, वहां से भी प्लस क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। शासक का नाम है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ पर सबसे पहले कुछ पॉइंट को समझ लो। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया, उसका यहाँ पर ये उत्तर लिखा हुआ है नोट्स में, है ना। क्योंकि नोट्स जो मैंने तैयार किए वो मैंने टू द पॉइंट तैयार किए, पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। सामने किताब रखी, पेन कॉपी मेरे हाथ में था, मैंने उनको अच्छे से गहराई से अध्ययन किया, है ना, फिर बना दिए नोट्स।
फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नोट्स किस गहराई से बने हैं, है ना। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर विशाल चट्टान काट करके बनवाए भाई। इन्होंने एलोरा में गए, ये एलोरा महाराष्ट्र है ना, तो वहाँ पर ये चट्टानों को कटवाया इन्होंने और कैलाश के मंदिर को इन्होंने बनवाया। राजा का नाम क्या है? कृष्ण प्रथम है। अब यहीं से क्वेश्चन उठा है, कहीं उधर इधर की किताबों से नहीं बना, बल्कि आपकी जो सिलेबस में निर्धारित किताब है वहीं से बना। उन किताबों को मैंने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, फालतू की चीज़ों को टू द पॉइंट पढ़ लो और काम चल जाए। अब कुछ मंदिर को यहाँ पर फटाक से समझ लो। जैसे चालुक्य राजाओं द्वारा वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया, पल्लवों द्वारा चेन्नई के पास महाबलीपुरम बनवाया गया, रथ मंदिर को एक पत्थर को काटकर बनवाया गया, है ना, ये बता दिया मैं। चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिलों वाला बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि 14 मंजिल का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक, मतलब कि किस वंश के शासक ने बनवाया? चोल राजाओं ने बनवाया। इस मंदिर में धातु की बनी है, इस मंदिर में धातु की प्रतिमा बनी है, नटराज की मूर्ति स्थापित है, धातु की बनी नटराज की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद ये दक्षिण भारत जो है ना, दक्षिण भारत के राजा शिक्षा व साहित्य के प्रेमी थे, अतः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं में जैसे कन्नड़ की उन्नति भी उस दौरान देखी जाती है। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, तमिल संस्कृत के अध्ययन का केंद्र था। अब कांचीपुरम क्या था? संस्कृत का भी केंद्र था, तमिल का भी केंद्र था और पल्लवों की राजधानी भी थी। और पल्लव शासकों के समय संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति भी देखने को मिली। जो बताने योग्य चीज़ें थी उनको मैं यहाँ पर सारी चीज़ आपको बता दिया अपनी नोट्स की सहायता से, कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं। अब आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? तो पहले इसकी थानेश्वर राजधानी हुआ करती थी, लेकिन फिर ये कन्नौज आ गया राजा हर्षवर्धन, तो इसने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई, ठीक है ना, कन्नौज में इसने अपनी राजधानी बनाई। हर्ष का दरबारी कवि कौन था भाई? दरबारी कवि की मैं बात करूं तो उस कवि का नाम है आपके बाणभट्ट। क्या नाम है? बाणभट्ट। अब बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना कर दी, इसकी प्रस्तुति में रचना कर दी हर्षचरित, है ना। और हर्षवर्धन खुद एक लेखक या कवि इसको कह लो, इसने भी रचनाएं कर दी, है ना, खुद इसने रचनाएं कर दी। उन रचनाओं के नाम क्या हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है हर्षवर्धन से। चलो मैं हर्षवर्धन के बारे में आपको बता ही देता हूँ। 606 से 647 हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली, है ना। हर्ष स्वयं भी विद्वान था, देखो हर्ष स्वयं विद्वान थे, वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष के संस्कृत के 3 नाटक हैं, एक नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका। ये 3 रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। पेपर में आ भी चुका है कि कौन सी रचना नहीं है, नहीं करके पूछा गया है। और स्टेटमेंट में भी पूछा गया यूपी टेट में, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और दरबारी कवि बाणभट्ट हर्षचरित लिख दिया। चीनी यात्री हुएनसांग इन्हीं के शासनकाल में आया, 15 वर्ष तक भारत में रहा। और कन्नौज में विशाल धर्म सभा भी बुलाई जाती थी। हर्ष की बहन का नाम राजश्री था। कन्नौज के शासक के साथ गृहवर्मन के साथ विवाह हुआ था। शशांक ने गृहवर्मन की हत्या कर दी, राजश्री को कैद करके ले गया। बाद में हर्ष ने अपनी बहन को छुड़वाया। हर्ष की मृत्यु 647 में हो गई। 40 वर्ष तक शासन इसने किया। तो सारी चीज़ हर्षवर्धन के बारे में क्लियर हो गई। अब कुछ भी हर्ष के बारे में अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी मित्रों को लगता है कि तैयारी करनी है तो नोट्स दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके जल्दी से ले लें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 24 जनवरी 1950 को, है ना, संविधान लागू करने से 2 दिन पहले हस्ताक्षर अंतिम आपके हुए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। अगला यहाँ पर कहता है ग्राम न्यायालय कहलाता है न्याय पंचायत, न्याय पंचायत कहलाता है। नगर पालिका कमेटी का प्रधान चेयरमैन कहलाता है। क्या कहलाता है? चेयरमैन या अध्यक्ष कहलाता है। अगला ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? 3, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ग्राम पंचायत लास्ट वाला आपका, ठीक है ना।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से, उपरोक्त में से कोई एक महाद्वीप। तो नहीं गुजरती है मित्र, नहीं वाला पूछा है। तो उत्तर अमेरिका से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है ना, बीच वाली रेखा जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, जीरो इक्वेटर बोलते हैं। तो वो दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका से सारी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा भी आपकी गुजरती है, ठीक है ना। कर्क और मकर भी आपका गुजरता है अफ्रीका से होकर के। तो पहला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, पृथ्वी के पास कौन सा खगोलीय पिंड है? सूर्य, शुक्र, चंद्रमा। पृथ्वी के पास उसका उपग्रह चंद्रमा सबसे पास है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह, ग्रह या उपग्रह, देखो सूर्य के चारों ओर ग्रह का घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। अब यहाँ पर पूछा उपग्रह का मार्ग, भाई मार्ग पूछा है, इस मार्ग को बोलते कक्षा, कक्षा बोलते इस मार्ग को, मार्ग पूछा है आपसे, ठीक है ना। अगला यहाँ पर कहता भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? बृहत्तम मतलब कि विशाल नदी या बड़ी नदी, गोदावरी, कृष्णा, गंगा या महानदी। सभी को ज्ञात है गंगा भारत की बृहद नदी हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। अपवाह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? नदी घाटी कहलाती है। नहर नहीं, न ही जलडमरू मध्य, ना ही कोई बांध, तो इसको नदी घाटी बोलते हैं कि कोई नदी है या उसकी सहायक नदी है, उसने कितना क्षेत्र अपवाह किया है ना, उसको नदी घाटी के नाम से बोलते हैं। अगला देख लो यहाँ पर, महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय कहलाता है। मतलब कि महासागर से छोटा और बड़ा लवणीय जलाशय, जिसमें लवणीय का मतलब नमक या खारा पानी सर्वाधिक होता है। तो नदी में नहीं, सागर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर या समुद्र बोलते हैं, जहाँ पर लवणीय जलाशय आपका कहलाता है। नेक्स्ट, भारतीय मुख्य भूमि में कितने महासागर मिलते हैं? भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें कितने मुख्य सागर मिलते हैं? मुख्य सागर तो आपका एक ही मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मित्र, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र तल में भी भू आकृति पाई जाती है ना, करेक्ट हो जाएगा। हिमनदी में हिमोड़ आकृतियाँ आपकी पाई जाती हैं, मरुस्थल में भी पाई जाती हैं, बालू का डिब्बा पाया जाता है पवन के द्वारा, और आपका लोयस भी पाया जाता है भू आकृति, इसको भी बोल सकते हो आप लोग। हिमशैल आपकी भारत में नहीं, ये ध्रुवों पर पाई जाती है। कहाँ पर? ध्रुवों पर पाई जाती है, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर हिमशैल, यानी कि हिम का मतलब होता है बर्फ़, हिम शैल का मतलब चट्टान, बर्फीली चट्टान की आकृति आपकी ध्रुवों पर मिलेगी। तो मित्र नहीं वाला आपसे पूछा है, तो नहीं वाला हिमशैल को कर दो, बाकी सभी सही दिए गए हैं। अगला देख लो, कहता है ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच का समय अंतराल 5.5 घंटा है, ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य था अंतिम शासक। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया मित्र? कितना सरल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सिलेबस में जो किताब निर्धारित की गई वो ही सरल है ना। तो गौतम बुद्ध ने जो पहला आपका प्रवचन दिया था लुम्बिनी में दिया था। मैं कह दूं क्या लुम्बिनी में दिया था? नहीं, लुम्बिनी आपका नेपाल में है। यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया। क्या लिया? जन्म लिया, ठीक है ना। गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रयाग में नहीं इनका कोई लेना देना, ठीक। तो सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया या पहला उपदेश जिसको बोल सकते हो दिया। और सर्वाधिक कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में सर्वाधिक दिए, है ना। सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? सर्वाधिक दिए आपकी श्रावस्ती में, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला देख लो भाई,
शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी केरला में है शांत घाटी। नेक्स्ट, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, कब की थी? अब ये 78 ईस्वी में की थी। कब? 78 ईस्वी में की थी कनिष्क। कनिष्क के टाइम में ही बौद्ध धर्म आपका दो संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है ना। इस 78 ईस्वी को देख लो, पेपर में आपसे यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया। इसको यहाँ पर लिखा है कुषाण। कुषाण शासक था कनिष्क, सर्वाधिक विख्यात हुआ। वह इतिहास में 2 कारण से प्रसिद्ध है। आपकी जो पुस्तक में बताया गया है कनिष्क के 2 महत्वपूर्ण कारण जिनसे वो विख्यात है। पहला है 78 ईस्वी, जहाँ से जस्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, शक संवत कनिष्क ने चलाया। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा आयोजित करवाई थी कश्मीर में। ठीक है ना, ये पॉइंट था। और उससे जुड़े कुछ पॉइंट हैं। कनिष्क के समय चरक वैध हुए, चरक संहिता उन्होंने किताब लिखी, 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा, और उन्होंने कहा कि मरीज के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कनिष्क के टाइम में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया। कनिष्क महायान का संरक्षक था। जो बताने योग्य चीज़ थी उसको मैंने आपको बता दी, जहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है। अब सारी चीज़ आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा के लोग प्रयोग नहीं जानते थे, तो सोने का प्रयोग करते थे, चांदी का, कांसे का, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। लोहा बिल्कुल भी हड़प्पा में प्रयोग में नहीं आया। वैदिक काल में लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है, महाजनपद काल में एक सा लोहे का बहुत विस्तार देखने को मिला है, लेकिन हड़प्पा में लोहा बिल्कुल भी नहीं। अगला देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो अवाचनीय है ना, उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता है, आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया। तो ऐसी आपकी भाव चित्रात्मक लिपि जिसको बोल सकते हो, है ना, अवाचनीय लिपि हो जाएगी। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? जिसमें सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। 1948, 1950, 1949, 1947। बताओ, स्वतंत्र होने पर भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 14 अगस्त की मध्यरात्रि को 1947 को भारत आपका आज़ाद हुआ। तो जो आपका जो रियासत का जो दर्जा था वो ख़त्म किस वर्ष किया गया? वो आपसे पूछा, स्वतंत्रता के बाद ही ख़त्म किया गया होगा, 1947 के बाद में ही ख़त्म किया गया होगा। वह वर्ष कौन सा है? 1950 यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। कौन सा? 1950, ठीक है ना, 1950। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो अवध का 1856 में विलय या हड़प लिया गया था इसको, है ना, हड़प नीति के तहत, डलहौजी की हड़प नीति के तहत, तो इसलिए सिपाहियों ने विद्रोह किया, ये भी कारण है आपका। अगला देखो, चाणक्य को किस नाम से जानते हैं भाई? विष्णुगुप्त के नाम से इनको जानते हैं, और एक कौटिल्य के नाम से भी इनको जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इनकी रचना को अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र इनकी रचना को बोलते हैं। दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है, जैन मंदिर है, ये माउंट आबू में है। कहाँ पर है? आबू, राजस्थान में है ये मंदिर, आबू में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा। असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है कामरूप। क्या नाम है? कामरूप। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की? बताओ, 1875 में किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, बिल्कुल, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके। अगला यहां पर कहता है औषधि से किसका संबंध नहीं है? अब नहीं करके पूछा उन्हीं व्यक्तियों से। धन्वंतरी एक वैद्य थे, है ना,
तो ये तो औषधि से संबंधित हो जाएंगे। चरक भी एक वैद्य थे, कनिष्क के टाइम में आपके हुए थे। 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में इन्होंने लिखा। सुश्रुत भी वैद्य थे, सुश्रुत संहिता किताब लिखी। भास्कराचार्य एक ज्योतिष थे लेकिन औषधि वाले नहीं थे, तो भास्कराचार्य नहीं वाले हो जाएंगे आपके, बाकी सभी औषधि से संबंधित हो जाएंगे। अगला देखो, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, कौटिल्य की सहायता से स्थापित किया। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान में भारत का दौरा किया था। ठीक है ना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती के साथ पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा। नो टेंशन, कुछ भी मत पालिएगा, कोई भी टेंशन बाजी मत लो। जो होना होगा वो हो जाएगा, है ना। जो होना मात्र होगा वो होकर के रहेगा। इसके लिए कभी भी परेशान जीवन में मत हो, अच्छे से जियो, मौज मस्ती में जियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।